नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे ALP में पूछे गए साइंस के सभी 20 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 10 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, शिफ्ट 1 के क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिस क्वेश्चन नहीं देखें वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि H2O2 प्लस Cl2 को रिएक्शन करने से क्या बनता है, 2HCl बनता है। ठीक है, और O2 बनता है। तो बोलता है कि अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, एक अम्ल के रूप में, एक ऑक्सीकारक के रूप में, एक अपचायक के रूप में, या फिर एक क्षार के रूप में। तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा एक अपचायक के रूप में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखिए ये जो H2 और O2 है इसको हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल से जान लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ एक अपचायक के रूप में काम कर रहा है। अपचायक क्या है, तो अपचायक एक यौगिक है जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं का ऑक्सीकरण करता है और दूसरे यौगिक का अपचयन करता है। उसके बाद देखिए एक अपचायक जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन खो देता है और इस प्रकार से वह ऑक्सीकृत हो जाता है। देखिए क्लोरीन पर आवेश कितना है, क्लोरीन पर आवेश 0 है, लेकिन अभिक्रिया के बाद प्रत्येक क्लोरीन परमाणु पर आवेश जो है वो -1 है। यह दर्शाता है कि इसका अपचयन हो रहा है। इस प्रकार हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एक अपचायक के रूप में काम किया गया है। उसके बाद देखिए इसके अलावा हाइड्रोजन के संदर्भ में हाइड्रोजन को जोड़ने को अपचयन कहा जाता है, जबकि इसे खोने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन को क्लोरीन में जोड़ा जा रहा है इसीलिए क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने एक अपचायक के रूप में काम किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो बताइए गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, स्थिति और समय के बीच, स्थिति और वेग के बीच, वेग और समय के बीच, या फिर वेग और त्वरण के बीच। तो देखिए गति का पहला समीकरण जो है वो संबंध दर्शाता है किसके बीच में, तो वेग और समय के बीच में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल से जानते हैं। देखिए गति का पहला समीकरण क्या होता है, तो गति का पहला समीकरण जो है वो वेग और समय को दर्शाता है। ठीक है, गति का पहला समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो v बराबर u प्लस at होता है, जहाँ पे v क्या होता है, तो v अंतिम वेग होता है, u क्या होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, और ये क्या होता है, ये त्वरण होता है। ठीक है, और t क्या होता है, t समय होता है। उसके बाद देखिए वेग समय संबंध जो है गति का पहला समीकरण देता है। यहाँ पे देखिए वेग और समय यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम को संबंध दर्शाता है किसमें, गति का पहला समीकरण में। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका उपयोग जो है वो त्वरण ज्ञात करने में किया जाता है। जो गति का पहला समीकरण है इसे हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग त्वरण ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि गति का दूसरा समीकरण क्या होता है। तो देखिए गति का दूसरा समीकरण जो है वो स्थिति और समय का संबंध बताता है। ठीक है, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय को बताता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। गति का दूसरा समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे v क्या होगा, v अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, और ये क्या हुआ, ये त्वरण हो गया, और t समय हो गया। ठीक है, देखिए ये जो स्थिति और वेग ये तीसरा समीकरण दर्शाता है। गति का जो तीसरा समीकरण है वो क्या है, v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है। ठीक है, यानी कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as जो है वो स्थिति और वेग को दर्शाता है। ठीक है, ये गति का तीसरा समीकरण दर्शाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो बताइए निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 3 गुना 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 3 गुना 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग होता है कितना, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, इसके बारे में कुछ और डिटेल से जान लेते हैं। देखिए निर्वात में प्रकाश की गति कितना होता है, तो 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश के मार्ग में कोई रुकावट ना होने वाला निर्वात सबसे कम सघन माध्यम होता है। ठीक है, एक बात और यहाँ से जान लीजिए कि देखिए अगर बोले कि जल में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो जल में प्रकाश की चाल होगा 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है,
लेकिन अगर बोले कांच में कितना होगा, तो कांच में होगा 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये सभी याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा रेखा पर आने वाला तत्व नहीं है। तो क्या बोलता है कि इनमें से कौन सा है जो रेखा पर आने वाला तत्व नहीं है, बोरॉन, सिलिकॉन, पोलोनियम या फिर बिस्मथ। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मथ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिस्मथ जो है वो आवर्त सारणी में मौजूद रेखा पर आने वाला तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए उप धातुओं को रेखा पर आने वाले तत्वों के रूप में जाना जाता है। क्योंकि देखिए रेखा पर कौन सा धातु आता है, तो रेखा पर उप धातुओं को रखा गया। ठीक है, क्योंकि वे धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण वाले होते हैं। और उप धातु क्या होते हैं, तो उप धातु जो है वो धातु और अधातु दोनों का गुण रखने वाले तत्व होते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच एक सीमा रेखा बनाते हैं, और धातु और अधातु दोनों के बीच में एक सीमा रेखा बनाते हैं, जो जिस सीमा रेखा में कौन सा धातु उपलब्ध रहता है, तो उस सीमा रेखा में उप धातु को रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि कौन कौन सा धातु है जिसको सीमा रेखा पर रखा गया है। तो देखिए पहला है बोरॉन है, फिर सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, तो उसके बाद टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, स्टेटिन है। तो ये सब कुछ एलिमेंट है जिसको ये रेखा पर रखा गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। तो बताइए एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है, कोलाइड ये घोल का, इमल्सन का, ठोस विलयन का या फिर विजातीय मिश्रण का। तो देखिए एक मिश्र धातु उदाहरण है किसका, ठोस विलयन का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक मिश्र धातु ठोस विलयन का एक उदाहरण होता है। उदाहरणों में जैसे देखिए स्टील, पीतल, कांसा ये सब शामिल होता है। अन्य धातुओं के साथ या फिर अन्य तत्वों के साथ धातु का संयोजन मिश्र धातु के रूप में जाना जाता है। मतलब एक धातु को जब दूसरे धातु के साथ मिला करके कुछ बनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए कि ठोस विलयन के अलावा एक मिश्र धातु धात्विक अवस्था का मिश्रण भी हो सकता है। क्या है कि जो ठोस विलयन के अलावा एक मिश्र धातु जो है वो धातु धात्विक अवस्था का मिश्रण भी हो सकता है। इसके बाद देखिए एक जान लीजिए कि कोलाइड क्या होता है। ठीक है, तो कोलाइड क्या होता है, देखिए कोलाइड जो है एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो कोलाइड क्या है, कोलाइड एक विषमांगी है। ठीक है, क्योंकि ये आपस में घुलता नहीं है। ठीक है, ये इतनी छोटी है कि इन्हें खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता है। और ये कोलाइड है इतना छोटा है कि इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, दूध की एक बूंद को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हम वसा के छोटे छोटे कणों को द्रव के रूप में तैरते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे दूध को तो उसमें क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे कि छोटे छोटे कण जो है वो द्रव के रूप में तैरता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसीलिए हम दूध को कोलाइड विलयन में रखते हैं। ठीक है, देखिए कि और कौन कौन सा कोलाइड में आएगा, जैसे देखिए रंगीन रत्न हो गया, जिलेटिन हो गया, स्याही हो गया, ये सभी कोलाइड के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और होता है, एक होता है इमल्सन। ठीक है, तो इमल्सन क्या होता है, तो इमल्सन एक प्रकार का कोलाइड ही है। ठीक है, जो दो तरल पदार्थों के संयोजन से बनता है जो आमतौर पर मिश्रित नहीं होते हैं। एक इमल्सन में एक तरल में दूसरे तरल का फैलाव होता है। इमल्सन क्या होता है, इसमें एक तरल जो है वो दूसरे तरल के रूप में फैलता है। जैसे कि देखिए मान लेते हैं एक गिलास पानी ले लीजिए। ठीक है, उसके ऊपर में आप जैसे सरसों का तेल या कोई भी तेल उसके ऊपर में रखिए, तो वहाँ पे क्या होगा, देखिएगा वो तेल जो है उस पानी के ऊपर में क्या होगा, तैरने लगेगा, फ्लोटिंग करने लगेगा। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि तेल भी क्या है, एक तरल है और पानी भी एक तरल है, लेकिन दोनों तरल जो है आपस में मिलेगा नहीं, मिक्सचर नहीं होगा। ठीक है, तो वही हम क्या कह सकते हैं, उसी को हम इमल्सन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ रिक्त स्थान को भरें। ठीक है, तो देखिए एक ध्वनि का तारत्व उसके डैश पर निर्भर करता है। तो बताइए एक ध्वनि का जो तारत्व होता है वो किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर, तरंग दैर्घ्य पर, आयाम पर या फिर लय पर। तो देखिए एक ध्वनि का जो तारत्व है वो निर्भर करता है किस पर, आवृत्ति पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आखिर ऐसा क्यों होता है इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या फिर तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होगी तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखा होगा, और अगर कंपन की आवृत्ति कम होगा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ध्वनि का तारत्व जो है वो कम होगा। ठीक है, तारत्व को इंग्लिश में पिच बोलते हैं हम लोग। ठीक है, दो लगातार संपीड़न और दो लगातार विरलन के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि यदि धातु ये अपने विलयन से धातु बी को विस्थापित कर देता है तो धातु ये डैश है। बताइए कि धातु ये जो है अपने विलयन से धातु बी को अगर विस्थापित कर देता है तो धातु ये क्या कहलाएगा, बी से अधिक अभिक्रियाशील होगा, या फिर बी से कम अभिक्रियाशील होगा, या फिर बी से भारी होगा, या फिर बी के समान ही अभिक्रियाशील होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी से अधिक अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्या होता है कि अभिक्रियाशील जो तत्व होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। ठीक है, मतलब जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जो कम अभिक्रियाशील तत्व होता है उसको वहाँ से क्या करता है, उसको डिस्प्लेसमेंट कर देता है। ठीक है, वहाँ से हटा देता है, उसको विस्थापित कर देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अभिक्रियाशील तत्व जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर देते हैं। क्या है कि अभिक्रियाशील तत्व जो होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिविटी तत्व होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मुक्त कर देता है अपने जगह से। ठीक है, और इस प्रकार अन्य तत्वों को दुर्बल कर देते हैं, मतलब कमजोर कर देते हैं उसी, और स्वयं का ऑक्सीकरण कर लेते हैं। ठीक है, कारण होता है कि जो परबल है वो दुर्बल को क्या करता है, अपने से विस्थापित कर देता है। ठीक है, यहाँ पे एक उदाहरण देखिए, जैसे देखिए आयरन को जब हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आयरन सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर क्या होगा, कॉपर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो है वो आयरन के कंपेयर में क्या है, कम अभिक्रियाशील तत्व है। ठीक है, इसलिए वो वहाँ से डिस्प्लेसमेंट करके उसको भगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान होता है। तो बताइए यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान होता है क्या, उनके गुणसूत्र का आधा, उनके गुणसूत्र का 3/4, सभी गुणसूत्र, या फिर उनके गुणसूत्र का 1/4। तो देखिए यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान होता है क्या, तो उनके गुणसूत्र का आधा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि यौन प्रजनन क्या है, देखिए यौन प्रजनन में जनक उनके गुणसूत्रों के आधे हिस्से का योगदान देते हैं। ठीक है, आधा गुणसूत्र माता द्वारा और आधा गुणसूत्र पिता के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, देखिए आधा गुणसूत्र जो है माता के द्वारा और आधा गुणसूत्र पिता के द्वारा मिलता है। ठीक है, फिर देखिए कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जिसमें से 22 जोड़े जो होता है वो क्या होता है, वो दोनों माता से और पिता से सेम आते हैं। ठीक है, बाकी जो एक जोड़ा गुणसूत्र होता है वो डिपेंड करता है लिंग गुणसूत्र पर। ठीक है, कि लिंग जो है वो पुरुष होगा, कि लिंग जो है वो फीमेल होगा कि मेल होगा, वो डिपेंड करता है बाकी एक जोड़ा जो बचेगा। ठीक है, 23वां जोड़ा ये डिपेंड करेगा उस पर। उसके बाद जान लीजिए कि प्रजनन क्या होता है। तो देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे और जानवर संतानों को जन्म देते हैं और जिसमें मूल रूप से माता पिता के शरीर के एक हिस्से को यौन या अलैंगिक प्रक्रिया के द्वारा अलग करना और उसके बाद के विकास और एक नए व्यक्ति में विभेदन शामिल होता है, तो ये प्रक्रिया ही प्रजनन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि निम्न में से किसका उपयोग करना गलत होगा। तो बताइए इनमें से किसका उपयोग करना गलत होगा, किसी यौगिक का परमाणु, किसी तत्व का एक मोल, एक यौगिक का एक मोल, या फिर किसी तत्व का एक परमाणु। तो देखिए किसका उपयोग करना गलत होगा, तो यहाँ पे एक यौगिक का परमाणु, इसका उपयोग करना गलत होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए किसी यौगिक के परमाणु का उपयोग गलत उपयोग है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यौगिक अणुओं से बने होते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि यौगिक किससे बना होता है, यौगिक अणुओं से बना होता है। ठीक है, जो बदले में परमाणु से बने होते हैं। आपके पास किसी यौगिक का परमाणु नहीं हो सकता है, आपके पास किसी यौगिक में परमाणु या फिर किसी यौगिक का अणु हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा जानवर बडिंग, जिसको मुकुलन भी बोलते हैं, के द्वारा प्रजनन करता है और पुनर्जनन भी करता है। हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया या फिर यीस्ट। तो देखिए इसका सही उत्तर जो है हाइड्रा। ठीक है, कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल से जानते हैं। देखिए हाइड्रा क्या होता है, तो हाइड्रा जो है वो मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा जो है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप से प्रजनन कर सकता है। ठीक है, हाइड्रा जो है वो लैंगिक रूप से भी और अलैंगिक रूप से भी प्रजनन कर सकता है। जब भरपूर मात्रा में भोजन उपलब्ध होता है तो यह मुकुलन के द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। उसके बाद देखिए कि मुकुलन क्या है, तो मुकुलन जो है वो अलैंगिक प्रजनन का एक रूप होता है, जहां मूल जीव के शरीर पर एक नया शुरू में छोटा जीव विकसित होता है और धीरे धीरे फिर वो बड़ा जीव बन जाता है वहां से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि संक्रमण तत्व क्या है। तो बताइए संक्रमण तत्व क्या है, ऐसे तत्व जिनके दो सबसे बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं, या फिर ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, या फिर उनके सबसे बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर ऐसे तत्व जिनके 3 सबसे बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं। देखिए इसका सही उत्तर जो है ऐसे तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि संक्रमण तत्व जो है, जिन्हें हम लोग संक्रमण धातु भी कहते हैं, आवर्त सारणी में पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों का एक समूह होता है। वे क्षारीय पृथ्वी धातुओं और संक्रमण के बाद की धातुओं के बीच समूह यानी कि ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक होते हैं। ठीक है, फैले मध्य भाग पर कब्जा कर लेते हैं और इन तत्वों में अद्वितीय गुण होते हैं जो उन्हें अन्य तत्वों से अलग बनाते हैं। अरे संक्रमण धातुओं में ही कौन सा गुण होते हैं, अद्वितीय गुण होते हैं जो बाकी धातुओं से अलग बनाता है इसे। ठीक है,
उसके बाद देख लीजिए कि डी ब्लॉक तत्वों को पहली श्रृंखला, यानी कि हम कह सकते हैं कि संक्रमण धातुओं को कौन सा ब्लॉक में रखा गया, तो डी ब्लॉक में रखा गया। ठीक है, तो क्या है कि डी ब्लॉक तत्वों को पहली श्रृंखला संक्रमण तत्वों, दूसरी श्रृंखला संक्रमण तत्वों और तीसरी श्रृंखला संक्रमण तत्वों और चौथी श्रृंखला संक्रमण तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यानी कि हर एक श्रृंखला को संक्रमण तत्वों के रूप में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जिनके उदाहरण देखिए कौन कौन सा है, जैसे देखिए सीयू हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, उसके बाद चांदी सिल्वर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए Hg पारा हो गया, ये सब क्या है, ये सब संक्रमण धातु में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जो एफ ब्लॉक जो होता है, जो एफ ब्लॉक में जो तत्व रहता है उसको क्या कहते हैं, उसे हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। तो बताइए यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है, तापीय ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का और परमाणु ऊर्जा का। यांत्रिक ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कि यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और वस्तु की गतिज ऊर्जा का योग होता है। संभावित ऊर्जा देखिए संभावित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को जूल में मापा जाता है। एक बात और याद रखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ mv² होता है। ठीक है, और एक होता है स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है mgh होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी है। तो बताइए मानव मस्तिष्क का इसमें से कौन सा भाग है जो चिंतन के लिए उत्तरदायी है, पश्चिम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या फिर अग्र मस्तिष्क। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए अग्र मस्तिष्क मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब अग्र मस्तिष्क जो है वो मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है, वो चिंतन के लिए होता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में क्या क्या रहता है, तो अग्र मस्तिष्क में परमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस रहता है। ठीक है, फिर देखिए कि परमस्तिष्क जो है वो सभी स्वैच्छिक गतिविधियों जैसे चिंतन करना, सीखना, तर्क करना, ये सबको नियंत्रित करता है। यानी कि परमस्तिष्क का क्या काम है, तो परमस्तिष्क का कार्य है कि जिसे चिंतन करना, सीखना, तर्क करना, ये सबको नियंत्रित करने का काम करता है परमस्तिष्क। उसके बाद हम लोग जानते हैं मध्य मस्तिष्क, इसको इंग्लिश में हम लोग मिड ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क जो है एक रिले सिस्टम के रूप में कार्य करता है, जो दृष्टि और श्रवण के लिए आवश्यक जानकारी प्रसारित करता है। यह मोटर गतिविधियों, दर्द और नींद जागने, नींद लगाने, ये सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, मिड ब्रेन यानी कि मध्य ब्रेन। ठीक है, उसके बाद चलिए जान लेते हैं पश्चिम मस्तिष्क, इसका क्या काम है, तो देखिए यह शरीर के मुद्रा और संतुलन यानी कि बैलेंस बनाने का काम करता है। कौन, पश्चिम मस्तिष्क। सुनने की क्षमता, संभावित यादाश्त और जिम्मेदारियों को भी नियंत्रित करता है। कौन, पश्चिम मस्तिष्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग है। तो बताइए इनमें से कौन सा है जो पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग है, प्रोस्टेट, वृषण, शुक्रवाहिका या फिर विधिपुटिका। तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा वृषण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि पुरुष में वृषण प्राथमिक अंग या प्रजनन अंग है। वृषण टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। और अंडाशय क्या होता है, तो अंडाशय जो है वो मानव के महिला में प्रजनन प्रणाली का प्राथमिक यौन अंग होता है। ठीक है, अगर महिला में पूछे प्रजनन प्रणाली का प्राथमिक यौन अंग कौन सा, तो अंडाशय होगा। वो पुरुष में कौन सा, वृषण होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है कि जब एक मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। तो बताइए जब एक मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखिए 2Mg + O2 दोनों मिलकर क्या बनेगा, 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो बताइए गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ध्रुव या फिर फोकस। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ध्रुव। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्राय P अक्षर से डिनोट करते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए कि जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या वक्रता केंद्र, तो ये क्या होता है, यह उस गोले का केंद्र होता है जिसका भाग दर्पण बनता है, इसे हम लोग C से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत प्रस्तुत किया है।
तो बताइए किस वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? चार्ल्स ड्यूफे, माइकल फैराडे, आर्किमिडीज या फिर चार्ल्स कूलॉम? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स कूलॉम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल से जान लेते हैं। देखिए कूलॉम का नियम क्या कहता है? तो देखिए कूलॉम का नियम कहता है कि जब आवेश Q1 और Q2 के दो आवेशित कणों को एक दूसरे से r दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच स्थिर विद्युत बल दो कणों के आवेशों के गुणनफल के अनुत्क्रमणानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, एफ, यहाँ पे देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2, नीचे में r² हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे के क्या है तो के यहाँ पे समानुपातिक स्थिरांक है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा एक धनायन है? तो बताइए इनमें से कौन सा एक धनायन है? कार्बोनेट, नाइट्रेट, अमोनियम या फिर हाइड्रोक्साइड? तो इसमें बताइए कौन सा धनायन है? तो यहाँ पे अमोनियम जो है एक धनायन है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अमोनियम धनायन है, ठीक है, चतु परमाणविक धनायन होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH4 होता है, ठीक है। अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है? NH4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि इनमें से कौन पारे का मिश्र धातु है? तो बताइए इनमें से कौन पारे का मिश्र धातु है? पित्तल, नाइक्रोम, सोना या फिर अमलगम? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अमलगम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अमलगम क्या है? तो अमलगम जो है एक या अधिक धातुओं के साथ पारे का मिश्र धातु होता है। तरल पारे के साथ सोडियम को सोडियम मिश्रण के रूप में जाना जाता है। इसमें टीन हो गया, चांदी हो गया, जस्ता हो गया, ये सब जो पारे के साथ मिश्रण करके उपयोगी दांतों को भरने में व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है? तो बताइए इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाया जाता है? लैक्टोन, क्रिएटिन, एल्बुमिन या फिर इंसुलिन? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्बुमिन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन ये सब शामिल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एल्ब्यूमिन क्या होता है? एल्ब्यूमिन यकृत के द्वारा स्रावित प्रमुख सीरम प्रोटीन का एक प्रतिनिधित्व करता है। एल्ब्यूमिन जो है वो 35 से 45 ग्राम प्रति लीटर में होता है और कुल प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग 50% एल्ब्यूमिन पाया जाता है इसमें, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले सेट को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।